हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के मौसम के चेंज हो जाने से क्लासेस कुछ उस तरह से नहीं चल पा रही हैं जैसा कि चाहिए, और इसमें स्टडी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि और सब्जेक्ट के क्लासेस वीडियोस आप तक पहुंच रहे होंगे, आप उसका स्टडी कर पा रहे होंगे और उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, लाभ पा रहे होंगे। मौसम इस लिहाज से नहीं ख़राब कहा जा सकता कि हम स्टडी नहीं कर सकते। इस लिहाज से मौसम बहुत अच्छा है। कम से कम किसी जगह पर बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम स्टडी कर सकते हैं और उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। तो मेरे समझ से स्टडी करने के लिए एक अच्छा मौसम है। रातें बड़ी हो रही हैं, देर तक पढ़ा जा सकता है और ये इसका मुझे लगता है बेनिफिट सबको लेना चाहिए, एडवांटेज सबको लेना चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज से। आज पहला क्लास है इस सेकेंड टर्म का। एक चीज़ और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं तो बहुत खुश हूँ इस तरह से कि एक स्टैंडर्ड पेपर में आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके एप्टीट्यूड पर कोई डाउट नहीं है। यू ऑल हैव the aptitude to study the science, to study the physics, no doubt. It's a very good thing for us, for teachers and for you also. और इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं कि इसका आपको अच्छे से एडवांटेज मिलेगा और इसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसका यहाँ से स्टडी जिस टाइम तक इस तरह से स्टडी हमको कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से और हेल्प करने के लिए भी यहाँ से। तो पहले दिन का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट तक तो हुआ था। ग्रेविटेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और ग्रेविटेशन में हम लोग लास्ट टर्म पर जो टॉपिक कंप्लीट किए थे, जो टॉपिक हुआ था हमारा, वो था ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड पे हम लोग पहुंचे थे वहाँ पर। और इसके बारे में कि फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट मास का फील्ड कैसे होता है, और अगर बहुत सारे मास हैं तो उन सब की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और इस बिहाफ पर कुछ एक इलस्ट्रेशन भी हम लोग कर पाए थे कि अगर ये मासेस पॉलीगॉन के वर्टिसेस पर हैं तो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, या उस पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड करने का अप्रोच क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग कर पाए थे। तो इसमें उसको आगे बढ़ाते हैं ग्रेविटेशन फील्ड के को लेकर, ग्रेविटेशन फील्ड। और उसमें हम लोग आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। क्योंकि फील्ड की बात ये होती थी कि कोई बॉडी जिसका कुछ मास है उसके अराउंड स्पेस में एक उसके अराउंड रीजन में एक इफेक्ट आता था, और वो इफेक्ट फोर्स पर यूनिट मास से हम लोग डिफाइंड किए थे। हमने कहा था कि अगर कोई मास है तो उसका जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है E, ये होता है वो किसी यूनिट पर लगने वाले फोर्स के बराबर, यानी फोर्स पर यूनिट मास के बराबर। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब वहीं से एक सोचे कि अगर हमारे पास अब ये जो मास है वो हमारा अर्थ का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो स्फेरिकल शेप की वजह से हम इसका ग्रेविटेशन फील्ड निकालते हैं। और ये रेडियस जो होता है अर्थ का रेडियस, वो आर या आर ई या सिंपली कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम मानते हैं कि इसके सरफेस पर कोई मास m, एक छोटा मास m यहाँ पर रखा है, और इस m मास पर जो फोर्स लगेगा, अर्थ जो फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स होता है इस तरह से। वो फोर्स अगर हम यहाँ पर निकालें तो फोर्स हमारे पास आएगा कितना, F इक्वल टू, हम ध्यान करें कि कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, और इस पूरे अर्थ का जो मास है हम वो सेंटर पर कंसीडर करके मानते हैं। ये हमारा एजम्पशन है कि मास ऑफ अर्थ इज
कंसीडर टू बी एट द इट्स सेंटर, जो अर्थ का मास, अर्थ के मास को हम उसके सेंटर पर कंसीडर करते हुए चलते हैं और इस पे मान के चलते हैं, तो हम मानते हैं कि पूरे अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ को हम ME से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेंटर पर है और इस छोटे एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दैट बॉडी अपॉन रेडियस, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, RE स्क्वायर। और इसका अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड, तो हम यही से कहेंगे कि E ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑन मास पर यूनिट फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन पर यूनिट मास इज इट्स ग्रेविटेशन फील्ड, एंड वी विल गेट, हमको मिलेगा G मास ऑफ अर्थ, G कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट बॉडी अपॉन RE का स्क्वायर इंटू m से m कैंसिल हो जाएगा और हमको अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, वो हमें मिलेगा कितना, G मास ऑफ अर्थ बाई RE का स्क्वायर। ये अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड है, ये यहाँ पर हम इसको एक सर्टेन नेम से डिफाइन करते हैं और इसको हम बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है। तो अभी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को E से ना रिप्रेजेंट करके बल्कि हम किससे करेंगे, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लिखेंगे कि G इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई RE का स्क्वायर, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ से, यहाँ पर हम लिखते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर, R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा कि G इंटू R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ। थोड़ा बातें इस पे ये हैं कि अगर ये वैल्यू देखा जाए यहाँ से, तो ये फोर्स या फिर डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, अपोजिट है, तो ये वैल्यू निगेटिव आती है, इसीलिए G की वैल्यू हमेशा निगेटिव ली जाती है। साइन कन्वेंशन फॉर G, इट इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव वैल्यू, ये हमेशा हम क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। बहरहाल ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई R स्क्वायर। R क्या है, वो अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है R इक्वल टू होता है 6400 किलोमीटर। और हम अगर ये सारी चीजें सॉल्व करें, कैपिटल G की वैल्यू रखें, मास ऑफ अर्थ रखें और R की वैल्यू पुट करें, तो इसकी एक वैल्यू आती है जो आप सभी जानते हैं, वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आती है। यह अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 भी लेते हैं, बट रियल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। तो ये सरफेस पर क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड है, इस सरफेस का क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल रहेगा, यहाँ पर सरफेस पर कहीं भी रहेगा, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, G बाई R स्क्वायर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा। अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमको G की वैल्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इस R पर डिपेंड होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R के चेंज होने से, R मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है, इसके चेंज होने से क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी।
अब जरा सा सोचो कि हम सरफेस पर तो रहते हैं और सरफेस की बातें करते हैं, अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, कुछ हाइट पे जाते हैं, या इमेजिनरी कैनॉल बना के अंदर जाते हैं, तब भी क्या जी की वैल्यू वही रहेगी? ऑब्वियसली वो नहीं रहेगी, वो चेंज होगी, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा वेरिएशन है, और उस वेरिएशन को हमको पढ़ने हैं कि किन फैक्टर पर डिपेंड करती है और किस तरह से डिपेंड होती है। यहाँ से क्वेश्चन भी हमको पूछे जाते हैं। तो देखो कि अगर ये, तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड को ही हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? उन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर है कि अगर ये डिस्टेंस चेंज होता है, मतलब ये सरफेस पे ना रह के सरफेस से अलग हम जाते हैं, उन सिचुएशन पर, या हम सरफेस के अंदर कैनॉल बनाकर अंदर जाते हैं सरफेस के, तब जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, जी की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव एंड बिलो द सरफेस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले हम कहते हैं कि अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हम सरफेस नहीं, सरफेस से ऊपर किसी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सपोज हम ये पॉइंट यहां लेते हैं, जो कि सरफेस से कुछ h हाइट पर है। ये यहां भी लिया जा सकता है, यहां सब यूनिफॉर्म है। ये जो डिस्टेंस है वो ये है RE के बराबर है। टोटल जो हाइट सेंटर से होगी, क्योंकि हम ये एज्यूम किया गया है, अभी हमने एज्यूम किया कि जो डिस्टेंस जो सेंटर है उस पर हम पूरा मास कंसीडर करके चल रहे हैं इस सिचुएशन में, बाहर के पॉइंट के लिए। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? h, और ये RE, तो ये हो जाएगा RE प्लस h। अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम इक्वेशन चाहते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? GME बाई आर स्क्वायर है। r क्या होता है? जिस पॉइंट पर हम, r वो डिस्टेंस है कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से, जिस पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये इधर का देखो रफ करना चाहते हैं, इसको रफ करेंगे तो हाँ, अब इस लोकेशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लोकेशन क्या है? अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। इसका हम निकालते हैं। हम कहेंगे कि जो g है उसको हम कहते हैं कि लेट इट g एट h हाइट। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? g एट सबस्क्रिप्ट h। g एट h हाइट हम क्या लिखेंगे? देखें उस इक्वेशन को, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस, वो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस मास से कितनी डिस्टेंस है? RE प्लस h है। तो ये हो जाएगा RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब एक चीज हम देखते हैं कि इसको हम कहीं ना कहीं इस टर्म पे लेके आना चाहते हैं, ऐसे ही GME बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर या RE स्क्वायर, यहाँ पर अर्थ का रेडियस RE से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम सिंपली कह देंगे क्या है? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो RE बार बार ना लिखे, हम कैपिटल R ही लिखते हैं। अब देखो यहां से R अगर हम कॉमन कर क्या पाएंगे? G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहां से मिल जाएगा 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ये GM बाई आर स्क्वायर है। और यहां से देखोगे कि GME की जो वैल्यू है वो GR स्क्वायर के बराबर है। G क्या है? वो सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहां से देखोगे कि G एट h हाइट इक्वल टू
जी एम ई की जगह पर वहां से हम क्या रख देंगे, जी आर स्क्वायर रख देंगे। या हमारे पास मिल जाएगा जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 1 + h बाई आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा कितना, जी अपॉन 1 + h बाई आर का होल स्क्वायर। या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एट एच हाइट इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 + h बाई आर पावर -2। ये पॉसिबल है। किसी h हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर g की वैल्यू कितनी होती है, g अपॉन 1 + h बाई आर स्क्वायर, या जी एट h हाइट इक्वल टू g इंटू 1 + h बाई आर, ऐसा होता है। अब अगर एक कंडीशन ये है कि r की जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। अगर ये h कुछ 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80 या 100 किलोमीटर तक भी हुआ, तो 6400 किलोमीटर के कंपेयर में 100 के अंदर की जितने भी किलोमीटर आएंगे वो बहुत छोटे होंगे। और इस सिचुएशन में हम पाएंगे कि h बाई आर जो है वो 1 से बहुत छोटा आएगा। If h is small compared to that of r, then h by r obviously very small compared to that of 1। इस सिचुएशन में हम यहाँ पर बाइनोमियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है कि इफ 1 + x पावर n, और वो x की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है एक के कंपेयर में, उसको हम ऑलमोस्ट 1 + nx लिख सकते हैं। और उसको फर्दर एक्सपेंड किया है तो 1 + nx + nx स्क्वायर बाई 2 + nx क्यूब बाई 3, इस तरह से लिखते हैं। बट रियल एक, क्योंकि हायर टर्म और छोटे होते जाएंगे तो हम सिंपली उसको क्या लिखते हैं, 1 + nx के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये क्या है, 1 + x पावर n है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 + nx। कब, जब ये वाली वैल्यू 1 से काफी छोटी रहेगी, उस सिचुएशन के लिए। देन बाई बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल थियरम हम अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलेगा जी एट एच हाइट इक्वल टू जी 1 + x पावर n को हम क्या लिखेंगे, ये है 1 + x पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 + nx + nx स्क्वायर बाई 2, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब ये हायर टर्म बहुत छोटे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम सिर्फ कौन सा लेंगे, 1 + nx वाला वैल्यू लेंगे। तो जी एट एच इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 + n कितना आ जाएगा, -2, x की वैल्यू कितनी है, h बाई आर। 1 - 2h बाई आर, ये कब होगा, जब h की वैल्यू 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर से बहुत कम रहेगी, उस केस में। अदर सिचुएशन में अगर h की वैल्यू r के कंपेरेबल है, उसके कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कहा जाए कि 20%, 30%, 10%, 4% r का है, इन सिचुएशन में ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तब कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल है, ये जो इसका रियल इक्वेशन है, जी एट एच हाइट इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या जी 1 + h बाई आर का होल स्क्वायर। ये तब एप्लीकेबल होगा जब हाइट, सरफेस से जो ये हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल होगा। जैसे कहा गया कि 2%, 4%, 32%, 60%, इन सिचुएशन में हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे। कहा गया जैसे 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, 20 किलोमीटर अबव द सरफेस, तो ये जो डिस्टेंस है ये
उसके कंपेयर में बहुत छोटी है, उन सिचुएशन पर ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। कहने का सेंस है ये इक्वेशन रेयरली हमको यूज करना पड़ेगा कि जब हाइट कितनी हो, बिलो हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर रहे, और उसके ऊपर की डिस्टेंस के लिए हमको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना होगा, ये अप्लाई करना होगा। हम एक बार आपका ब्रश अप करते हैं, देखो ध्यान दो। अभी का हमारा क्या था कि एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। बेसिकली है क्या, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हमने कहा कि क्योंकि ये अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर। आर है क्या, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक की डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से वो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जहां पर हम अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं। ऐसा एज्यूम करते हुए कि इंटायर मास ऑफ अर्थ इज कंसीडर एट इट्स सेंटर। इस सिचुएशन में ऐसा है, हमने कहा कि इसका मतलब अगर हम सरफेस से आगे जाते हैं, सरफेस से ऊपर जाते हैं, कुछ हाइट पे जाते हैं, ऑब्वियसली जी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। किस तरह से चेंज होनी चाहिए कि जो आर हम रखते हैं वहां पर आर प्लस एच रखेंगे, और हमने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और जी एम की वैल्यू वहां से रख के जी आर ई निकाला, और हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, जी एट एच हाइट इज इक्वल टू जी, ये कहाँ पर है, सरफेस पर है, 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। इसको हमने इसका इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया। हमने कहा कि अगर एच जो हाइट ले रहे हैं वो इतनी छोटी है कि h बाई आर 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर है, तो 20 डिवाइडेड बाई 6400 एक के कंपेयर में बहुत छोटा आएगा, या 50 किलोमीटर। इन सिचुएशन में हम क्या लगा लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक जनरलाइज फॉर्म दे दिया। हमने कहा कि जी एट एच हाइट इक्वल टू जी एट सरफेस 1 माइनस 2h बाई आर कब होगा, व्हेन इफ h बाई आर जो है वो मच लेस देन 1 है। सिंपल समझिए कि 80 या 100 की नीचे, 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के नीचे की बात है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं या कोई ऐसी हाइट की बात करते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है, उन सिचुएशन पर इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे इसको हम कुछ एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन में वहां रख देता हूं कि जी कब अप्लाई ये वाला होगा। हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया कि जी एट एच हाइट इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या सिंपली ये इक्वेशन लिखते हैं कितना कि जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, या जी एट एच हाइट इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। ये वाला इक्वेशन हम लगाते हैं। या थोड़ा सा अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो जी एट एच हाइट इक्वल टू जी एट सरफेस आर प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको रफ करेंगे और इस पर कुछ एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमने कहा कि हाइट एक लो हाइट के लिए होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एट व्हाट हाइट, हमसे हाइट पूछा जा रहा है, कहा कि किस h की वो वैल्यू बताइए जहां पर g की वैल्यू 36% रिड्यूस हो जाती है। कि नो डाउट वो हाइट कहीं ना कहीं r के कंपेयर में होगी, क्योंकि g की वैल्यू क्या हो रही है, परसेंटेज में इतने डिक्रीज हो रही है। अब ऐसे में हम वो ये इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर हमने नहीं लिखा g जो 1 माइनस 2h बाई आर आया था, पावर माइनस जी एट एच हाइट, यहाँ भी लिख देते हैं जी एट एच हाइट इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। एटलीस्ट ये वाला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमको अप्लाई कौन सा करना होगा, इनमें से जो हम कंफर्टेबल होंगे जिसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो पहले हम देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या हो रही है। नई जी जो हमारे पास आ रही है, जी एट एच हाइट कितना हो रही है, 36% घट जाती है। सरफेस से 36% घट जाती है। मतलब जी जो सरफेस पे था -36/100 100 ऑफ जी इतना रिड्यूस हो जाती है। जी इज रिड्यूसेस टू 36%। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 माइनस 36 64 64/100 इंटू जी। यानी जी की जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 64/100 इंटू जी होना चाहिए। ये जी एट हाइट करेंगे, वो हाइट हमको निकाल, वो हाइट कितनी होगी। और उस हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, ये या ये है जो हम अप्लाई कर सके। हम कहते हैं कि सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल टू कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस अपॉन r प्लस h बाई r का स्क्वायर। ये वैल्यू हमको पता है, वो वैल्यू कितना है, 64/100 इंटू जी है। तो यहाँ लिखते हैं 64/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी अपॉन r प्लस एच बाई r इंटू का स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिल रहा है 64/100 इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस एच अपॉन r का स्क्वायर, 1 अपॉन r प्लस एच बाई r का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाए तो हो जाएगा r प्लस एच बाई r का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 64/100। ये ऊपर जाए तो हो जाएगा 100/64। ऐसा तो आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, यहां से आगे यहां देखोगे r प्लस एच अपॉन r का स्क्वायर इक्वल टू 100/64। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये बच जाएगा कितना, r प्लस एच बाई r, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और 64 का स्क्वायर रूट 8। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r बाई r 1 होता है प्लस h बाई r इक्वल टू 10/8। यहां से h बाई r इक्वल टू हमको मिल जाएगा 10/8 माइनस 1। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 10 माइनस 8/8 यानी 2/8 यानी 1/4। h बाई r इक्वल टू 1/4 आ गया, 1/4। तो यहां से h इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, r/4। r की वैल्यू कितनी है, 6400। यहाँ रख देते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6400 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास मिल जाएगा 1600 किलोमीटर, क्योंकि ये वैल्यू किलोमीटर में थी। तो 1600 किलोमीटर कहीं ना कहीं 64 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपेरेबल है, इसलिए कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये ओरिजिनल इक्वेशन लगेगा, जी एट एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप सबके लिए एक होमवर्क है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर हम इसमें एक हाइपोथेटिकल
या इमेजिनरी कैनॉल बनाकर अंदर जाएं तब जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, उस पर इलस्ट्रेशन कैसे आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ेंगे सब लोग। और खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। थैंक यू।